सिक्स का ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। हमारे क्लास का जो इसलिए हम लोग SST में पढ़ चुके हैं हिस्ट्री। अगर आपको याद होगा तो हिस्ट्री में 3 चैप्टर हम लोग का ख़त्म हो गया था। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। भूगोल मतलब भू मतलब ज़मीन और गोल मतलब गोला, यानी वैसा ज़मीन जो गोला है उसी का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे बुक का नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारी दुनिया। यानी कि हम इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, अपनी दुनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपना दुनिया क्या है, हमारा पृथ्वी, हमारे आसपास का वायुमंडल जो हमको दिखाई दे रहा है, आसपास का वातावरण यही सब हमारी दुनिया है। हम हैं इस दुनिया में, और भी सारे लोग हैं। ये सूरज, ये तारा, ये चाँद, ये सब क्या है, ये सब हमारी दुनिया का हिस्सा है। और इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है, पढ़ाई जो है, हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं ज्योग्राफी के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर, हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल का मतलब क्या होता है, तो सौर का मतलब होता है सूरज। सौर का मतलब सूरज, और मंडल का मतलब ग्रुप। मंडली नहीं बोलते हैं, मंडली। तो मंडल का मतलब ग्रुप। तो वैसा ग्रुप जिसमें सूरज क्या होता है, मुखिया होता है उस ग्रुप का। ठीक है, पूरे समूह का मुखिया कौन होगा, सूरज होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग मंडल बोलते हैं। और सूरज जिस मुखिया ग्रुप है उसमें 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। यानी कि अगर हमसे पूछे कि सौरमंडल क्या है, तो अब हम परिभाषा बना सकते हैं कि 8 ग्रह, ठीक है, और सूरज, 8 ग्रह और सूरज को मिला करके जो समूह बनता है, जो परिवार बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौरमंडल बोलते हैं। ठीक है, इस सौरमंडल में और भी चीज़ें हैं, जैसे उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा इसमें है वो क्या है, तो और सूरज है और उसके 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो वही हमारा सौरमंडल है। देखिए इसमें दिया है क्या, सूर्य सौर परिवार का मुखिया। तो सौर परिवार में मतलब इस सौरमंडल में मुखिया कौन है, सूरज है। यानी सूरज ही है सबसे मेन, उसी के आसपास जो ग्रह है 8 वो घूमते रहते हैं। ठीक है, और आप सूरज को देखिएगा ना दूरबीन से, तो सूरज में से लगेगा जैसे आग का लपट निकल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सूरज क्या है, एक आग ही है, वो जल रहा है लगातार, वो जलता रहता है। सूरज क्या है, आग का गोला है, वो लगातार जलता रहता है, बहुत दूर है। ठीक है, इसलिए हम लोग को इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन है वो बहुत बड़ा। अगर हम लोग अपने पृथ्वी से तुलना करें तो मान लेते हैं कि सूरज एक गेंद है। ठीक है, सूरज एक गेंद है, तो एक सरसों का दाना देखें, एक सरसों के दाना के बराबर हमारा पृथ्वी है। अब तुलना कर लीजिए कि पृथ्वी से सूरज कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग सूरज के बारे में थोड़ा सा जान के परिचय। अब हम लोग आगे देखेंगे सूर्य के आसपास जो ग्रह घूमते रहते हैं उनमें से उन ग्रहों के बारे में। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा चित्र, ये देखिए। तो ये बीच में जो है वो सूरज महाराज हैं, ये बीच में ये सूरज महाराज हैं। इसके सबसे नज़दीक में अगर कोई ग्रह है तो वो है बुध। इसके सबसे नज़दीक में कोई ग्रह है तो वो है बुध। और ये सबसे सूरज के नज़दीक में है, इसलिए चमकता भी रहता है खूब सारा। और उसी के पास में है ये ग्रह एक शुक्र। ठीक है, शुक्र भी बहुत चमकीला ग्रह है। उसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि उसमें एक ऐसा गैस है जो सूरज का जो लाइट आता है उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसको शुक्र को हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि सांझ में सबसे पहले दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा चमकता रहता है। ठीक है, उसी के बगल में अगर आप देखेंगे तीसरा नंबर है हमारा पृथ्वी। शुक्र के बाद तीसरा नंबर पे हमारा पृथ्वी है। हमारा पृथ्वी जो है नीला ग्रह है। नीला क्यों है, तो पृथ्वी पर आप देखिएगा तो लगभग 70% क्या है, पानी ही पानी है। तो उस पानी की वजह से आसमान में नीला रंग परावर्तित होता है। ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो पृथ्वी है वो नीला दिखाई देता है। उसी के बगल में देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर पे ये है लाल ग्रह, दिखाई दे रहा है कुछ लाल लाल, ये लाल ग्रह है मंगल। और ये मंगल लाल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। वहाँ का जो ज़मीन होता है उसमें लोहा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे हमको जो ग्रह है वहाँ का लाल ग्रह दिखता है। ठीक है, और 5वें नंबर पे देखेंगे तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद है शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ क्या होता है, छल्ला होता है। इसे देख रहे हैं, शनि है, इसके चारों तरफ गोला गोला कुछ घुमा हुआ है इस तरह से, तो क्या है, छल्ला है। तो शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ला है।
आगे देखेंगे तो हमको दिखता है ये यूरेनस, अरुण, यूरेनस, अरुण। ये कैसा दिख रहा है? ये हरा दिख रहा है, ये तो हरा ग्रह हो गया। और सबसे लास्ट में हमारा नेपच्यून, ये सबसे दूर है, सबसे ठंडा भी है, ठीक है। और इसमें एक ग्रह पहले और हुआ करता था, प्लूटो। तो उस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो बहुत छोटा था और बहुत दूर भी था, इसलिए उसको ग्रह से के श्रेणी से हटा दिया गया। फिलहाल यही सब ग्रह है। इसमें अगर शुक्र ग्रह का एक खासियत ये है कि जैसे सारा ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ये जो है उल्टा चक्कर लगाता है, ये ऐसे चक्कर लगाता है। सारा ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये शुक्र ऐसे चक्कर लगाता है, और एक अरुण है, ये भी ऐसे चक्कर लगाता है, यानी उल्टा चक्कर लगाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो वही सब इसमें लिखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। अब हम देखेंगे आसमान में टिमटिमाते तारे। तो आसमान में टिमटिमाते तारे का मतलब हमको तारा के बारे में जानना है। तारा क्या होता है? तो तारा वैसा पिंड होता है, तारा वैसा पिंड होता है जो अपने अपने बल पे समझे चमकता है। कहने का मतलब उसमें रोशनी जो है उसका खुद का होता है, ठीक है। और सूर्य भी एक तारा ही है। क्यों? क्योंकि सूर्य भी अपने आप चमकता रहता है, अपने आप जलता रहता है, वो भी आग का गोला। उसी तरह सारा तारा, दुनिया का जितना भी तारा है सब आग का गोला, सब अपने आप जलता रहता है, चमकता रहता है, ठीक है। लेकिन तारा सब जो होता है बहुत ज़्यादा दूर होता है, बहुत ज़्यादा दूर, इसलिए हम लोग को टिमटिमाते हुए नज़र आता है, छोटा नज़र आता है। आप भी खुद ही इमेजिन करते होंगे, आप किसी को छत पे चले जाइए बहुत ऊंचा पे, वहाँ से देखिए तब वो आदमी सब छोटा छोटा नज़र आएगा। उसी तरह यहाँ भी खेल हो रहा है। क्या है? ये तारा जो है, ये सूरज जो है, सब बहुत दूर दूर होता है, इसलिए हम लोग को छोटा नज़र आता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो तारा का क्या गुण है? तो तारा का गुण है जो जिसके अंदर खुद का प्रकाश हो, वही तारा है, ठीक है। और सूर्य जो है, सूर्य ये भी एक तारा है, क्योंकि इसके अंदर भी खुद का प्रकाश है। और हम लोग दूसरे तारा का बात करें, यानी मान लीजिए कि हमारे नज़दीक का कोई तारा है, ठीक है, तो उसको हम पता करें तो सबसे नज़दीक का तारा तो सूर्य है। और सूर्य से और हमारे पृथ्वी पर रोशनी को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का। सूर्य से पृथ्वी तक आने में सूर्य की रोशनी को 8 मिनट, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। एग्जैक्ट 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, लेकिन लगभग 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम समय निकालें तो लगभग दूरी निकालें सूरज और पृथ्वी का, समय नहीं, समय तो दिया है, और दूरी निकालें तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आता है। यानी हम सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और सबसे नज़दीक का तारा जो है सूरज से, सूरज के अलावा जो सबसे नज़दीक का तारा है हम लोगों से, वहाँ तक अगर हम लोगों को पहुँचना है तो यही सूर्य की किरण की रफ्तार से अगर हम लोग चले तो हम लोग को 4 साल लगेगा वहाँ तक जाने में। यानी सूर्य की रोशनी का स्पीड से हम लोग चले, यानी 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर चल लेंगे ना, तो भी हम लोग को 4 वर्ष लगेगा दूसरे सूरज के पास जाने में। इतना दूर है, सोच के देखिए ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। एक तारा से दूसरे तारा तक जाने में इतना समय लग रहा है। आसमान में तुमको असंख्य तारा दिखाई देते हैं, समझे। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी, अब पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी हमारा घर है, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं उसको अपना घर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ठीक है। और पृथ्वी हम लोग को ब्लू दिखाई देता है, ये बताए थे ग्रह के परिचय में, वही सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है उपग्रहों की सैर। उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह जैसे कि जो ग्रह हो गया, तो ग्रह का उपग्रह समझने से पहले हमको थोड़ा सा ग्रह समझना होगा। ग्रह क्या होता है? तो ग्रह वो पिंड होता है जिसमें अपना रोशनी नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा खासियत क्या होता है कि ये सूरज का चक्कर लगाते रहता है, इसलिए पृथ्वी क्या है? ग्रह है। जितना भी ग्रह हम लोग 8 ग्रह का नाम पढ़े हैं शुरुआत में, सभी क्या करता है? सूरज का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का नहीं। सभी के सभी सूरज का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी भी सूरज का चक्कर लगाते हैं। और इन ग्रहों में जो है अपना रोशनी नहीं होता है, ठीक है। इन ग्रहों में अपना रोशनी नहीं होता है। तो उपग्रह का सबसे मेन इसका विशेषता क्या है? तो सबसे मेन विशेषता है कि इसमें अपना रोशनी नहीं होता, और दूसरा है कि ये सूरज का चक्कर लगाते हैं। अगर ये दोनों क्वालिटी किसी में है तो उसका मतलब क्या है? वो ग्रह है, ठीक है। और ये बड़ा भी होना चाहिए थोड़ा सा, और ये बड़ा भी होना चाहिए जैसे पृथ्वी, ठीक है। तो जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो भी चक्कर लगाते हैं। जैसे आप चंद्रमा को देखते होंगे आसमान में, ये जो चंद्रमा है
ये पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो जो पिंड ग्रह का चक्कर लगाए उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाए उनको हम लोग उपग्रह कहते हैं। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ये सब हम आगे आपको एक नोट्स बना के फिर अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन के साथ नोट्स भी रहेगा, उसमें से आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, अगले क्लास में हम लोग नोट्स के साथ आपका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो जो चांद है वो क्या है, एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का, क्योंकि वो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। इसी तरह सभी ग्रहों में का कुछ कोई ना कोई उपग्रह होगा, लेकिन 2 ग्रह ऐसा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वो एक बुध और एक है शुक्र। क्योंकि बुध और शुक्र के पास इतना ना ग्रेविटी है सूरज का, क्योंकि वो नज़दीक में है, सारा उपग्रह को अपने अंदर वो सोख लेगा, है ना। तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन और सभी जितना भी ग्रह है सबके पास अपना अपना उपग्रह है, ठीक है। जैसे मंगल के पास भी है, बृहस्पति के पास भी है, शनि के पास भी है, ठीक है, अरुण वरुण इन लोगों के पास भी है। बृहस्पति के पास 63, बृहस्पति के पास 63 उपग्रह है और शनि के पास 62। देखिए बृहस्पति के पास 63 और शनि के पास 62 उपग्रह है, जो हम लोग दिखाई नहीं देते रहते, लेकिन फिर भी इतना सारा उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह का टाइटन उपग्रह जो है पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। और उपग्रह भी और उपग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता, ये भी सूर्य की रोशनी से ही चमकते रहते हैं। जैसे चांद हमको रात में चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस पर सूरज की रोशनी पड़ता है, जिसके वजह से हम लोग को वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है कि कौन सा ग्रह जो है सूरज का चक्कर कितने समय में लगाता है, कौन सा उपग्रह जो अपने जगह पे कितना चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आप शनि जो चांद के बारे में बता रहे थे, चांद जो उपग्रह है आप उसको देखिएगा, गौर कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, तो आपको नज़र आएगा कि चांद जो है हमेशा हम लोगों को एक ही तरह का नज़र आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है क्या? चांद एक ही तरह का थोड़ी ना होगा चांद का लेकिन असलियत क्या है कि चांद जो है ना जी 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। और उतना ही दिन में वो अपना चक्कर भी लगाता है, उतना ही दिन में वो अपना चक्कर भी लगाता है, ठीक। तो जब तक वो हमारे लाइट के सामने रहता है, ठीक है, तब तक वो भी हल्का हल्का घूमता रहता है। तो जो उसका फेस हम लोग को दिखता है हमेशा वही दिखता है। जब वो लाइट में नहीं रहता, यानी 14 दिन जो हमको चांद नहीं दिखता है, उस समय भी वो रोटेट करते रहता है। तो जो फेस 14 दिन में हम लोग को नहीं दिखाई देता है वो अंधेरा में चला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे ही वो रोशनी में आता है, यानी फिर जब से हमको दिखाई देने लगता है, तो फिर से वही फेस उसका सामने आ जाता है, ठीक है। इसके वजह से हम लोग को चांद हमेशा एक ही जैसा दिखाई देता है। और इसमें अलग अलग टेबल है। बुध जो है 58 दिन में अपना चक्कर लगाता है खुद का, और 27 दिन में सूर्य का। इसी तरह से आप इसको देख लीजिएगा, बस ज़्यादा इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? तो आसमान में जो है ना बहुत सारा टूटा हुआ ग्रह जो है तैरते रहता है। आप देखेंगे तो पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच छोटा बहुत सारा क्षुद्र ग्रह है, मतलब एक ग्रह का ही टूटा हुआ टुकड़ा सब है, जो वो भी सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से कभी कभी कोई टुकड़ा जो है धरती पे आ जाता है, ठीक है। और धरती पे जब आता है तो या तो वायुमंडल के घर्षण से आग लग जाता है, उसमें जल जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरा हुआ है ना, तो जब कोई चीज़ आता है तो घर्षण होता है, बहुत तेज़ी से गिरता है तो घर्षण होता है, घर्षण से उसमें आग लग जाता है, और आग लगने के बाद वो वहीं पे जल के ख़त्म हो जाता है। लेकिन कोई कोई जो क्षुद्र ग्रह होता है वो उस आग से भी बच जाता है और धरती पे आगे गिर जाता है, ठीक है, जिससे बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है। जैसे माना जाता है कि लोनार झील है महाराष्ट्र का, वो उल्कापिंड के गिरने से ही बना हुआ है, ठीक। तो ये होता है हमारा उल्कापिंड। अगला टॉपिक हमारा देखिए आकाशगंगा। तो आकाशगंगा क्या होता है? आप रात में आसमान में तारा को देखिएगा ना, जब पूरा साफ आसमान हो तो कभी कभी आपको दिखाई देगा जैसे तारा का नदी चल रहा है, ठीक है। एक नदी की तरह तारा जो है लाइन से आपको दिखाई देगा, उसी को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। उसमें करोड़ों तारा होते हैं, करोड़ों अरबों तारा होते हैं, ठीक है। आगे है सप्तऋषि। तो सप्तऋषि क्या है? तो सप्तऋषि भी तारों का ही ग्रुप है। जब आसमान में आप देखिएगा रात में तो आपको 7 तारा दिखाई देगा। बताते हैं कैसे दिखाई देगा 7 तारा। जैसे एक यह तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, एक तारा यहाँ, 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 तारा दिखाई देगा। एक मिनट फिर से बनाते हैं। जैसे एक तारा यहाँ हो गया,
ये 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपको 7 तारा दिखाई देंगे। इसी को हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। इनका जो है हमारे पूर्वजों ने इनका नाम भी दिया है, भारतीय विद्वानों ने क्या नाम दिया है देखिए, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मारीची। उसी तरह से यूनानी जो ग्रंथ है, यूनान ग्रीस का जो वर्तमान के ग्रीस है, वहाँ के ग्रंथ में इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होता है। अगर हम इसमें ऋतु और पुलह को खोज लेंगे तो हमको उत्तर दिशा का ज्ञान भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर दिशा का ज्ञान हमको एक ध्रुव तारा से भी होता है। ध्रुव तारा जो सप्तऋषि होते हैं ना, उन्हीं के उत्तर में एक तारा हमेशा दिखाई देता है, उसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। क्योंकि ध्रुव तारा जो है हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ध्रुव तारा जो है वो हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के सामने हमेशा एक ही जगह पे उगते हैं और रोज वहीं पे स्थिर रहते हैं, ठीक है। इसलिए ध्रुव तारा हमेशा हमको उत्तर में दिखाई देता है। और जब हम लोग विषुवत रेखा से उसको देखेंगे ना ध्रुव तारा को, तो वो जैसे क्षितिज पे दिखाई देगा, ठीक है। अब ये सब टर्म क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, विषुवत रेखा, क्षितिज, ये सब हम आगे की क्लास में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि उत्तर में दिखता है ध्रुव तारा, ठीक है। इसलिए इसमें शुरू से ही, प्राचीन समय से ही लोग इसी की मदद से किस चीज़ का ज्ञान करते थे, तो दिशा का ज्ञान करते थे। अब इसे रात में चलना है तो उत्तर दिशा को देखना है हमको, तो उत्तर दिशा में क्या है, ध्रुव तारा जो हमेशा रहता है, चमकता भी रहता है। तो उसको पहचान के लोग उत्तर दिशा पूरा पश्चिम का ज्ञान कर लेते थे, उसी हिसाब से वो लोग चलते थे, ठीक है। आगे है हमारा राशि। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूह के बीच नजर आता है, ठीक। जब पृथ्वी जो है सूरज का परिक्रमा करता रहता है तो कभी कभी पृथ्वी जो है ना, सूर्य जो है ना, एक तारा के समूह में नजर आता है, ठीक है। तो वो जो तारा का समूह है, ये 12 तरह का नजर आता है हम लोगों को। उसी 12 तारा के समूह को हम लोग राशि कहते हैं। और राशि जो है उसके आकृति के कारण होता है। जैसे वो जिस तरह का दिखता है ना, उसी तरह का हम लोग उसका नाम दे दिए। जैसे मेष हो गया, वृष हो गया, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जैसे मीन मतलब मछली, तुला मतलब तराजू, कन्या मतलब लड़की, सिंह मतलब शेर, कर्क मतलब एक होता है बिच्छू में भी, हाँ बिच्छू। मिथुन मतलब एक सांड होता है, सांड की तरह होता है जानवर, बैल समझ लीजिए। वो हमारे इधर नहीं पाया जाता, उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चित्र हमको दिखाई देता है तारा का। इन्हीं तारा के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, राशि बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह जो चंद्रमा भी है वो पृथ्वी का चक्कर काटता रहता है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर काटता है ना, तो वो भी बहुत सारे तारा के समूह से होकर गुजरता है, ठीक है। तो वो जो गुजरता है वो लगभग 27 तारों के समूह के से होकर गुजरता है। और इन 27 समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। इन 27 समूह को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। वो नक्षत्र का अगर नाम आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, बस सुन लीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, सतीप्रसा, सतीभिषा, पूर्वा, एक मिनट मिटिए नाम, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। अब पृथ्वी जो है इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को लगभग 14 दिनों में पार कर लेता है, ठीक है। क्या हम बोले हैं, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। तो पृथ्वी जो है, ये तारों का समूह जब सामने नजर आता है तो इसको गुजरने में कितना समय लगता है, 14 दिन का समय लगता है, ठीक है। और विद्वान जो है, पहले के विद्वान मौसम का अनुमान इसी से लगाते थे कि अभी कौन सा नक्षत्र से गुजर रहा है पृथ्वी, और उसके हिसाब से अभी अगर मौसम ऐसा है तो अगले नक्षत्र में मौसम कैसा होगा, ठीक है। हमारा जो ज्योतिष का ज्ञान है वो पहले बहुत ही ज़्यादा आगे था। अभी के समय में भी है लेकिन पहले बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर का मुख्य बिंदु हम इस वीडियो में आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें सारा क्वेश्चन और इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको हम बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।